आज अपन स्टार्ट करेंगे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अपन के पास दो कंडक्टर हैं जो कि कैसे हैं, पैरेलल हैं, उनके बीच में लगने वाली फोर्स। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था किसी भी एक सिंगल कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर कितनी फोर्स लगती है। तो इस पे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर दो कंडक्टर हो, पहले तो एक ही कंडक्टर था, इस पर हमने लिखा था कितनी फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा था। अब हमारे पास एक कंडक्टर है और दूसरा हमने एक और कंडक्टर रख दिया इसकी बगल में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जो दो कंडक्टर उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी। क्लियर है हम आज क्या करने वाले हैं? तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एम्पियर इन 1820। ये वाली चीज जो है वो किसने ऑब्जर्व की थी? एम्पियर ने की थी 1820 में। दैट टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि एम्पियर ने 1820 में इस बात को ऑब्जर्व किया था। किस बात को ऑब्जर्व किया था? कि अगर आपके दो कंडक्टर हैं, ठीक है, अभी मैंने बोला था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं दो कंडक्टर के बीच में लगने वाली फोर्स, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया था वो फोर्स किस नेचर की होगी। अब ध्यान से समझना, दो कंडक्टर हैं, अब कंडक्टर है तो उनमें करंट फ्लो करेगा। अब करंट कैसे कैसे फ्लो कर सकता है? या तो इसमें भी ऊपर करे, इसमें भी ऊपर करे, या तो इसमें भी नीचे करे, इसमें भी नीचे करे, या ऐसा हो सकता है इसमें ऊपर करे, इसमें नीचे करे, या इसमें नीचे करे करंट फ्लो, इसमें ऊपर करे। तो हमारे पास इतने केसेस हो गए, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझना, कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, यानी आपके पास दो कंडक्टर हैं और उन दोनों कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में कर रहा है। यानी फर्स्ट कंडक्टर में भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और सेकंड कंडक्टर में भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर जिनमें की सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उनके बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। पॉइंट पहला याद रखें। क्लियर हो गया कि अगर दो कंडक्टर हैं, अब कैसे करेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, पर पहले मोटा मोटा समझ आ गया कि दो कंडक्टर कैरिंग करंट है, हमारे कंडक्टर है जिनका करंट है और करंट का फ्लो कैसा, सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, आगे, एंड दोज कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। अगर उनका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मींस एक ऊपर कर रहा है और एक नीचे कर रहा है, या फिर एक नीचे कर रहा है दूसरा ऊपर कर रहा है, तो अपोजिट करंट कैरिंग जो कंडक्टर होंगे उनका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। तो मोटा मोटा समझ आ गया, अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, या तो ऊपर ही या दोनों का नीचे ही, अट्रैक्ट करेंगे। एक में करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, एक में करंट नीचे फ्लो कर रहा है, रिपेल करेंगे। अब कैसे होता है ये, वो हम इस वीडियो में देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले तो हम फोर्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं कि दो कंडक्टर के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी, और एक कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स का एक्सप्रेशन हम पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं। अभी हम निकालेंगे दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो लगने वाली फोर्स है उस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, और नेचर भी कि भाई कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे। बहुत बढ़िया। कंसीडर टू पैरेलल लॉन्ग वायर ए बी एंड सी डी। हमने दो पैरेलल लॉन्ग वायर ले लिए ए बी और सी डी, ठीक है, एक वायर ए बी लिया, एक वायर सी डी लिया। ओके, कैरिंग करंट I1 एंड I2, यानी एक वायर ए बी लिया, एक वायर सी डी लिया। ए बी करंट, ए बी जो वायर है उसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, सी डी वायर में करंट I2 फ्लो कर रहा है। ओके, लेट आर बी द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी दो हमने कंडक्टर भी मान लिए, उनके अंदर एक में I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों कंडक्टर के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर डिस्टेंस है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन वायर सी डी। यानी ये बोल रहा है, एक वायर है ए बी, यहां बना के दिखा देता हूं, जैसे अपन का एक वायर है ए बी, ठीक है, और एक वायर अपन का सी डी, तो इस ए बी वायर की वजह से सी डी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आप लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए कि कोई भी ये कंडक्टर है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है दूसरे वायर पर, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो नोट करना, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। वैसे मैं कोशिश क्या करता हूं मेरे भाई कि डिस्क्रिप्शन में ना मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, अगर नहीं हो तो कमेंट करके बता देना कि भाई डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ नहीं है। उससे क्या है कि आपका टाइम सेव होगा, आप सीक्वेंस में नोट्स अपने बना सकते हो, चाहो तो साथ के साथ बना लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये आपको याद होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर होता था। यानी कि एक ए बी वायर है, ये क्या है, ए बी कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, इस ए बी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, ठीक है भैया, I1 करंट फ्लो कर रहा है। एक दूसरा कंडक्टर है जो कि ए बी के पैरेलल है, सी डी, इसमें भी क्या करंट फ्लो कर रहा है, I2 कर रहा है। इसको ही मैंने सेम डायरेक्शन में माना, यानी I1 भी ऊपर फ्लो कर रहा है, I2 भी ऊपर फ्लो कर रहा है। यहां तक क्लियर है? तो अभी अभी बात की गई थी कि भाई ए बी वायर की वजह से सी डी वायर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताओ। तो हमने बोला जो B1 होगा, यानी जो CD वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे जो B1 होगा उस पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, वो होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब क्या है, म्यू नॉट I1, यानी कि जिस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो जिस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसी कंडक्टर का तो करंट लोगे, तो I1 ले लिया, यानी इस वाले कंडक्टर AB की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो CD वायर पर, तो करंट किसका लोगे, जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो I1 ले लिया, नीचे 2 पाई आर। बात बिल्कुल क्लियर है? यानी ये निकल आया मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ए बी वायर की वजह से, किस पर, सी डी वायर पर। यानी ए बी ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया सी डी वायर को। अब देखते हैं क्या होगा आगे, ध्यान से समझना। दिस फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द वायर सी डी एंड पॉइंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब याद करो,
करंट फ्लो कर रहा है ऊपर, राइट हैंड थंब रूल याद करो, ये हमारा कंडक्टर है, अगर थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में हो जाए तो जो हमारी कर्ल्ड फिंगर होती हैं ये बताती हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से समझना, कंडक्टर ऊपर, करंट ऊपर, यानी थंब जाएगा ऊपर की तरफ, थंब गया ऊपर तो जो कर्ली फिंगर है वो किधर है, इस तरफ देखो मेरी तरफ, ये कहां जा रही है, मेरी तरफ आ रही है, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। क्लियर है? अगर करंट ऊपर फ्लो कर रहा है और जैसे ही मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया और थंब मेरा किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर है, देखो मेरी तरफ, ये किधर आ रहा है, मेरी तरफ, कर्ली फिंगर, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मेरी तरफ। तो वही बोला गया है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा B1 जो कि बोर्ड के अंदर की तरफ। क्लियर है? तो क्या पता चल गया, इस AB वायर की वजह से CD वायर पर मैग्नेटिक फील्ड है B1 जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। अगर डायरेक्शन की बात कर लें B1 की, तो B1 का डायरेक्शन है बोर्ड के अंदर, कैसे है वो भी क्लियर कर दिया, करंट कैरिंग एलिमेंट, राइट हैंड थंब रूल, कर्ल फिंगर हमारी तरफ, अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर हो गया। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो पता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। कोई समस्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द वायर CD, बहुत बढ़िया, पॉइंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वो बता दिया, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर करेगा पॉइंट। इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर CD, यानी आपका जो ये AB वायर है, इस AB वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा था, उस AB वायर के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, उस मैग्नेटिक फील्ड ने CD वायर को क्या दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया। भाई ये कैसे बिहेव करेगा कि CD वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। बात को समझो, जो CD वायर है वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। आप पूछोगे सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, भैया A1 ने दिया, AB ने दिया ना। AB वायर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से वो भी पता है कि अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और उसके मैग्नेटिक फील्ड में CD वायर आया जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या ये कंडीशन नहीं बन गई कि CD इज द वायर कैरिंग करंट इन एंड प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई CD जो वायर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है AB के में। क्लियर है? तो वही बात बोलिए, इट एक्सर्ट अ फोर्स, अब लगेगी फोर्स। अब ध्यान से समझना क्या बोलने वाला हूं, बहुत अच्छे से, अगर कौन सा समझना चाहते हो तुम। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे CD वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो पता चल गया, मुझे CD वायर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, अब मुझे CD वायर पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन पता करना है। तो क्या तरीका होता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए तो राइट हैंड थंब रूल था और आपका फोर्स बताने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, याद है कि नहीं। अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे किस पे, CD वायर पर। लगाएं, स्टार्ट करें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर है, CD वायर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उसका डायरेक्शन है बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है भैया, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब में, तीनों में से कौन मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, फोर फिंगर, अंदर कर लो, फोर फिंगर कर ली बोर्ड की तरफ। ध्यान समझ रहे हो, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताती है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो भैया ये लग लिया, फोर फिंगर हो गई अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आगे कहानी क्या है, करंट है ऊपर की तरफ। अब करंट कौन बताता था, फोर फिंगर बताती थी आपका मैग्नेटिक फील्ड और भाई मिडिल फिंगर बताती थी आपका करंट का डायरेक्शन। तो अगर ये फोर फिंगर बोर्ड की तरफ हो गई है जो कि क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस मिडिल फिंगर को ऐसे एडजस्ट करो कि ये पहुंच जाए किसकी तरफ, करंट के डायरेक्शन की तरफ। करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, मोड़ दो, ये लो भैया मोड़ दिया। अब कंडीशन देखो ध्यान से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर फिंगर है वो है बोर्ड की तरफ अंदर को, और जो ये अपन की मिडिल फिंगर है ये गई ऊपर की तरफ, यानी करंट के डायरेक्शन की तरफ। थंब मेरा किधर जा रहा है, इस तरफ। अगर मेरा थंब इस तरफ जा रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं जो इस पर लगने वाली फोर्स है वो AB वायर की तरफ है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे भाई। AB वायर पर लगने वाली फोर्स पता पड़ गया, AB वायर ये है, CD वायर ये, AB वायर ये, CD पे लगने वाली फोर्स उस तरफ है, इधर आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, इस वाले CD वायर की वजह से AB पे भी फोर्स निकाल लेते हैं, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। याद है ना शुरू में क्या बोला था कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है उनके अंदर करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करते हैं। देखता हूं कि भैया AB पे क्या कंडीशन होगी, AB पे भी लगाओ कंडीशन। अगर AB करंट कैरिंग एलिमेंट है या करंट कैरिंग वायर है तो भैया CD ने भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि CD पे भी करंट है। तो CD ने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो AB किसकी तरह बिहेव करेगा कि भाई AB में करंट है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है किसके, CD के। तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि जो AB वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फिर बात करेंगे फोर्स की। निकाल लो, AB करंट का डायरेक्शन ऊपर, थंब ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, अरे वाह इसमें भी अंदर ही हो गया, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया बोर्ड के अंदर। तो इस केस में भी कहां पर है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब देखो इसकी वजह से निकालूंगा मैं इस पॉइंट पर, सॉरी इस साइड निकालते हैं, ध्यान से समझना, इस साइड नहीं निकाल रहा हूं मैं, इस साइड निकाल रहा हूं फोर्स को। ठीक है, करंट किधर है, ऊपर की तरफ। अब अगर इस पॉइंट पर निकालना है, देखो दोनों पॉइंट अलग है, इस पॉइंट की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इस पॉइंट बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, थंब ऊपर है, कर्ल्ड फिंगर, तो इस साइड में, इस वायर के साइड में जो भी पॉइंट है इनमें देखो ये उंगली कहां जा रही है, आपकी तरफ। अब ये उंगली आपकी तरफ जा रही है इसका मतलब क्या, थंब ऊपर है, उंगली आपकी तरफ जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो इस साइड में होगा वो सारा का सारा आपकी तरफ होगा, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरफ। यहां तक क्लियर है? अब जो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरफ, अब पता करते हैं फोर्स। लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ,
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिया, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, तीनों को एडजस्ट किया परपेंडिकुलर, 4 फिंगर है आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट की तरफ फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, इसको उठा के ऐसे कर दो, 4 फिंगर आपकी तरफ, करंट ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ, तो आपका जो ये थंब है वो क्या बता रहा है, आपका थंब बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन। इट मींस जो आप पर जो ए बी वायर पे फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन लग रही है, इस तरफ, तो हो गया फील सी डी वायर पे लग रही है फोर्स ए बी की तरफ, ए बी वायर पे लग रही है फोर्स इसकी तरफ, तो इन दोनों पर कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। इसीलिए बोला था कि भाई दोनों जो वायर है इन पे कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर है, फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया। अब देखो आगे की बात, आगे बोला है द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वायर सीडी, जो सीडी वायर है इस पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी। अब हमें उसका एक्सप्रेशन तो पता ही है कितनी होगी फोर्स, F2 इक्वल होगा I2L B1 sin 90। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ILB sin थीटा, ये आपने पढ़ लिया था जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर कहीं पर रखा होता था तो उसमें क्या आया था, ILB sin थीटा आया था। अब देखो वैल्यू लगाते जाओ, करंट I यानी I2, यानी अगर जिस कंडक्टर पे आप फोर्स की बात कर रहे हो तो आपका एक वायर था AB, एक था CD, बना देता हूं, ये था आपका AB और ये था आपका CD। AB कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था I1, CD में कर रहा था I2। अब हम जब इस पे फोर्स निकाल रहे हैं CD पे, किस पे निकाल रहे हैं फोर्स, CD पे, यानी कि F2 निकाल रहे हैं, तो फोर्स निकालते टाइम पर जो करंट यूज होता है वो उसी वायर का होता है जिस वायर पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो F2 निकालने के लिए मैंने लगाया I2, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I2, L यानी कि लेंथ, इस CD की लेंथ, ओके, sin 90। अब sin थीटा क्या होता था, sin थीटा होता था L और B के बीच का एंगल। अब L और B के बीच का एंगल देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहां था इसका, अंदर की तरफ, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, एंगल कितना हो गया 90, तो क्या लिख सकता हूं मैं sin 90, तो इसीलिए लिख दिया F2 I2L B1 sin 90। B1 किसका है, मैग्नेटिक फील्ड AB वाले का, क्योंकि भाई इस CD को तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, पहला वाला वायर। तो क्लियर है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, I2 B1 क्यों यूज हुआ, I2 इसलिए यूज हुआ क्योंकि आप फोर्स निकाल रहे हो CD कंडक्टर पे, तो CD कंडक्टर पे फोर्स निकाल रहे हो तो उसी कंडक्टर का करंट लिया जाता है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड लेते हो उस फोर्स के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड आप इस CD वायर का नहीं लेते, आप मैग्नेटिक फील्ड लेते हो एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड CD को कौन दे रहा है, AB, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लोगे, जो AB ने प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि वही तो बिहेव करेगा एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर CD, क्लियर है। इसीलिए I2 लिया, B1 लिया, इसमें कंफ्यूज मत होना, काफी अच्छे कंफ्यूज होते हैं कि सर I तो 2 लिया, I2 यानी कि दूसरे वाले का करंट, पर B1 क्यों लिया, समझ में आ गया B1 क्यों लिया, क्योंकि भैया इधर लिया जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, इसने तो दिया, तो भैया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन है, B1, उसके लिए। बात क्लियर है, ठीक है। तो I2L B1 sin 90। अब एक बात, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या बन गया I2L B1। अब आपको B1 की वैल्यू याद है कि भाई किसी भी करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, अभी भी निकाला था, देखो यहां लिखा है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, तो B1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने B1 की वैल्यू पुट की म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ गया, I2L डॉट म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, यानी ये निकल आया फोर्स ऑन वायर CD when placed in a external magnetic field, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, AB का। यहां तक सारी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब आगे आती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये तो फोर्स निकाल ली हमने पूरे कंडक्टर के लिए जिसकी लेंथ L थी, अगर पर यूनिट लेंथ की फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, F2 अपॉन L, यानी जो फोर्स है उसको डिवाइड कर दो लेंथ से, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल आती है, ओके। तो जैसे लेंथ से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो इसको, F2 में जैसे L से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, L से L कट जाएगा, बचेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, क्या निकलेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ओके। तो ये निकल आया फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर। आगे ध्यान समझो, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिस फोर्स एक्ट राइट एंगल टू द CD टुवर्ड्स AB टू द प्लेन ऑफ पेपर, सिमिलरली एंड इक्वल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर AB इन द फील्ड ऑफ वायर CD। इन्होंने फोर्स की बात की है, जो लिखा है ना वो अभी भी मैंने समझा दिया था कि AB पे फोर्स लग रही थी इस तरफ, कैसे लगी थी अभी समझा दिया था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के। CD पे फोर्स किधर लग रही थी, इस तरफ, अभी समझा दिया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के। वही चीज इन्होंने लिख दी है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिस फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द CD टुवर्ड्स AB इन द प्लेन ऑफ द पेपर, सिमिलरली एन इक्वल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर AB बाय द फील्ड ऑफ द वायर CD। यानी AB वायर जो CD पे फोर्स लगाएगा, CD वायर जो AB पे फोर्स लगाएगा, और हमने फोर्स का डायरेक्शन भी पता कर लिया था। यहां तक सारी बातें क्लियर है, वीडियो पॉज करके नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे thus when the current in the two wire are in the same direction the force between them are attractive। अगर आपका जो करंट है in the two wire the same direction, आपके कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो फोर्स होती है वो कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, यानी F1 इक्वल्स टू माइनस का F2, ठीक है। when the current in two parallel wire flow in opposite direction the anti parallel the force between two wire are repulsive in nature। तो अब याद रखना कि अगर आपका करंट एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव इन नेचर होगी। सिमिलरली उसी तरीके से प्रूव करना जैसे हमने भी किया, हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, हमारी फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आया था, हमने इसका इधर ले लिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, हमारी फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आया था, इस तरफ ले लिया। जब हम अपोजिट डायरेक्शन वाले करंट कैरिंग एलिमेंट पे लगाएंगे तो याद करो, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ये AB वायर है और ये CD वायर है। अब याद करना एक बात कि अभी इनका करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम था, करंट डायरेक्शन दोनों का सेम था, यानी इसमें I1 था, इसमें I2 था, इसका फोर्स इधर लग रहा था F2, इस पर फोर्स इधर लग रहा था F1,
या F1 इसे मान लो, F2 मान लो, जिसे भी F1 F2। अब याद करो आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज पड़ी हुई है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के टाइम पे, अगर करंट का डायरेक्शन बदला, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, करंट मान लो इस तरफ है, इस तरफ, अगर करंट का डायरेक्शन बदला फोर्स बदल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड को मत छेड़ो, मैग्नेटिक फील्ड को कुछ मत छेड़ो, करंट का डायरेक्शन बदलो बस। अभी करंट है इस तरफ, फोर्स कहां लग रही है, थंब मेरी तरफ, करंट को चेंज कर दो, यानी इसकी तरफ इस तरफ कर दिया, फोर्स कहां हुई, आपकी तरफ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो प्रूफ यही हो गया। आपका करंट अभी ऊपर था, फोर्स इस तरफ थी, करंट का डायरेक्शन कर दिया रिवर्स, इस वाले केस में ऊपर की जगह कर दिया नीचे, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स, इस तरफ हो गया। F1 इस तरफ और F2 उस तरफ। क्लियर है? तो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव इन नेचर। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन हो गए तो रिपल्सिव इन नेचर। यहां तक किसी तरह कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे व्हेन द करंट इन टू पैरेलल, ठीक है वो समझा दिया। अब डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की बात कर लेते हैं कि भाई एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, अगर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की बात कर लेते हैं, एम्पियर की डेफिनेशन व्हेन I1 इक्वल्स टू I2, यानी जब हमारा दोनों का करंट क्या हो, सेम हो, 1 एम्पियर एंड R इज 1 मीटर। यानी कि अभी हम एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं किसकी हेल्प से, जो अभी हमने ये दो करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स की जो बात की हुई है। अगर हमने मान लिया दोनों में करंट सेम है, यानी 1 एम्पियर है और उनका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो जो फोर्स लगेगी उन दोनों के बीच में, वो फोर्स कितनी लगेगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्योंकि भाई R 1 हो गया और आपका जो I है वो भी 1 हो गया। तो जो फोर्स निकल के आती है वो निकल के आती है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये सिर्फ डिफाइन करने का एक तरीका है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कि आगे दो जो हमारे कंडक्टर हैं, 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वन flowing which one flowing in each of the two parallel infinitely long conductor of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other। यानी 1 एम्पियर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और उनका थिकनेस जो है वो हमने नेग्लिजिबल मान ली कि उनकी थिकनेस ज्यादा नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, और वो डिस्टेंस जो रखे गए हैं वो 1 मीटर दूर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का है पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। तो हम कहेंगे उन कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है 1 एम्पियर है। फिर से सुन लो, आपके पास दो इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, जब उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखोगे और उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर आपको पता चलेगा कि इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। तो समझ जाना कि उन कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का कर रहा है, और यही हमने डिफाइन कर दिया 1 एम्पियर को। क्लियर है? आगे बात की गई है डेफिनेशन ऑफ कूलम की इन टर्म ऑफ एम्पियर। कूलम क्या होता है भाई, चार्ज का फ्लो। तो इफ द स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इज सेट अप इन अ कंडक्टर, देन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 कूलम। ये तो 10th वाली डेफिनेशन आ गई कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो वहां से जो चार्ज फ्लो किया गया होगा वो 1 कूलम का किया गया होगा। ये तो हमने 10th में पढ़ लिया था, तो 12th का ही नहीं। ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, 1 सेकंड का टाइम लगा, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से फ्लो किया होगा वो किया होगा 1 कूलम का। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो या कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।